नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम खबर तो दिखाएंगे ही और खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जिनके मायने हम अगले आधे घंटे में आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहली खबर क्या होगी, देखिए समझिए। हेमंत की तीसरी ताजपोशी के मायने, तीसरी बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, वो समझाएंगे। बार बार आखिर बिहार में क्यों पुल गिर रहे हैं, इसका मतलब भी आपको समझाएंगे। साथ ही साथ तीसरी खबर होगी गिरते पुल पर कैसे बिहार में सियासत गरमाई हुई है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। संजय झा के टाइगर वाले बयान को भी समझाएंगे। उन्होंने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। सिद्धार्थ सर के अनोखे अंदाज को भी दिखाएंगे और उसे भी समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए खबर तो समझिए। पहली खबर की ओर रुख करेंगे। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 13वें सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। झारखंड को बने करीब 24 साल हुए हैं, लेकिन प्रदेश में अब तक 13 मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। दरअसल रघुवर दास को छोड़कर आज तक कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। हेमंत सोरेन ने भी जेल जाने से पहले पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जेल से लौटते ही सीएम की कुर्सी और प्रदेश की सत्ता दोनों अपने नाम कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ली और इसी के साथ कई दिनों से चल रहे कयासों और दावों पर विराम लग गया। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है और वो 5 महीने तक जेल में बंद रहे। इस दौरान चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाई और जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सीएम का कार्यभार संभाल लिया। हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री तीसरी बार पद की शपथ ली। इसके पहले पहली बार वो 13 जुलाई 2013 को मुख्यमंत्री बने थे और 28 दिसंबर 2014 तक पद पर बने रहे थे। वहीं दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री बने और 1 फरवरी 2024 तक पद पर बने रहे। झारखंड में रघुवर दास को छोड़कर आज तक कोई भी सीएम अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सका और हेमंत सोरेन भी इससे अछूते नहीं रहे। उनकी गठबंधन सरकार पर कई बार संकट के बादल मंडराए, लेकिन ईडी के एक्शन ने हेमंत को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोप सीधे हेमंत सोरेन पर था, लिहाजा उन्हें न सिर्फ सीएम का पद छोड़ना पड़ा बल्कि 5 महीने जेल में भी रहना पड़ा। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपाई सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। एक बार फिर झारखंड के सत्ता की कमान हेमंत सोरेन के हाथों में है। साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन क्या कमाल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हेमंत सोरेन की तीसरी बार हुई ताजपोशी के मायने आपको समझाते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें सीएम बन गए। झारखंड को बने करीब 24 साल हो चुके हैं और प्रदेश में अब तक 13 सीएम ने शपथ ली है। रघुवर दास ने ही अपना टर्म पूरा किया था और जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया था, पर जेल से लौटते ही वापस वो मुख्यमंत्री अब बन चुके हैं। समझने वाली बात तो ये है कि हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले के आरोप हैं।
5 महीने तक हेमंत सोरेन जेल में बंद रहे। इस दौरान चंपाई सोरेन ने बतौर सीएम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और जेल से बाहर आते ही हेमंत ने एक बार फिर से सीएम का कार्यभार संभाल लिया है। हेमंत सोरेन झारखंड के तीसरी बार सीएम बने। हेमंत सोरेन 2009 में झारखंड से राज्यसभा सदस्य बने और पहली बार बरहेट सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। 2010 में झारखंड के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 2013 में गठबंधन की सरकार बनी और हेमंत वहां भी सीएम बने। 2015 में विधानसभा में विपक्ष के नेता बने और एक बार फिर से तीसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुल गिरने की घटनाएं बिहार में लगातार जारी है। कभी एक ही दिन में 3-3 पुल गिर जा रहे हैं तो हर रोज ऐसे इलाकों से नई नई तस्वीरें सामने आ रही है जो घटिया निर्माण पर सवाल खड़े करती है। वैसे पिछले 17 दिन में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि किस किस दिन कहां-कहां पर पूरे बिहार में पुल गिरे हैं। बिहार में पुल तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे पेड़ से पके हुए आम गिर रहे हों। मौसम उमस भरी गर्मी और बरसात का है, पर बिहार में एक ही सीजन में पुल गिरने का मानो रिकॉर्ड बन चुका हो। पिछले 17 दिनों में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। नजर डालिए उन तारीख और जगहों पर जहां पुल ताश के पत्तों की तरह बिखरते दिखे। तारीख 18 जून, अररिया के बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा। 22 जून, सिवान के दरौंदा नहर पर बना पुल गिर गया। तारीख 23 जून, मोतिहारी के घोड़ा सहन में निर्माणाधीन पुल गिरा। तारीख 26 जून, किशनगंज के मरिया नदी पर बना पुल धंस गया। 28 जून, मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरा। 30 जून, किशनगंज के पथरिया में बना हुआ पुल धंस गया। 3 जुलाई, छपरा के जनता बाजार में बना पुल ध्वस्त हो गया। 3 जुलाई को ही छपरा के दानदासपुर में बना पुल गिर गया। 3 जुलाई को सिवान के महाराजगंज में भी बना हुआ पुल गिर गया। 3 जुलाई को ही सिवान के सिकंदरापुर में बना पुल गिरा। उसी दिन यानी 3 जुलाई को ही सिवान के टेघरा में भी बना हुआ पुल गिर गया। जबकि अगले दिन यानी 4 जुलाई को छपरा के बनियापुर में पुल टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बार बार पुल गिरने का मतलब भी समझिए। बिहार में पुल गिरने की घटनाएं हर रोज हो रही है। कभी एक ही दिन में 3-3 पुल गिर जा रहे हैं और हर रोज ऐसे इलाकों से अलग अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है जो घटिया निर्माण सामग्री पर सवाल खड़े करती है। पिछले 17 दिन में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं और बिहार में पुल गिरने का रिकॉर्ड सा बन गया है। कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। नदी की तेज बहाव के चलते पुल लगातार गिर रहे हैं और पुराने पुल भरभरा कर गिरते जा रहे हैं। निर्माणाधीन पुल भी गिर जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ये घोटाला चल कहां रहा है? क्या सामग्री में कोई खराबी है या निर्माण के दौरान ही किसी तरह की कोई समस्या होने की वजह से या पुल के पुराने होने की वजह से ये पुलों का गिरना लगातार जारी है? बढ़ते आगे, एक तरफ बिहार में लगातार पुलों का गिरना जारी है तो दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी फुल है। सत्ता पक्ष जहां इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा तो दूसरी तरफ विपक्ष पुल गिरने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में गिर रहे पुल, सियासत फुल।
नेताओं की बयानबाजी, जनता की शामत आई। पुल, पॉलिटिक्स और परेशानी। बिहार में एक के बाद एक पुल लगातार गिर रहे हैं। जनता परेशान है। कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका है और इन सब के बीच बिहार के पुल पर पॉलिटिक्स फुल है। भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की वजह से पुल गिरे तो जनता को परेशानी हुई ही विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पिछले 24 घंटे में 2 बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इन हादसों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और नीतीश कुमार सहित एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला बोला। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आरजेडी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। यहाँ तक कि एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर लालू प्रसाद ने भी पुल टूटने की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट कर केंद्र की मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष किया। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के हमले के बाद एनडीए के नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू कांग्रेस राज में बने पुल गिर रहे हैं, तो मंत्री अशोक चौधरी ने भी इसके लिए लालू राज के दौरान बने पुलों के गिरने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो गिरा है उस समय आरजेडी की सरकार थी। जनता दल यूनाइटेड के पास मात्र 2 महीने पहले ये विभाग, 1.5 साल पहले तक ये विभाग आरजेडी के पास। तो जवाबदेही, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आरजेडी का बनता है। अगर पुल गिरने पर आरजेडी प्रश्न उठा रहा है तो, और जहां तक जो पुल गिरे हैं उसमें एक पुल जो अररिया में गिरा है उसमें ग्रामीण कार्य विभाग की मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं संलिप्तता है। डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई थी, वो काम तेजस्वी यादव जी ने करने का काम किया। और किसी का मजाल नहीं है सरकार के कोई मंत्री का कि तेजस्वी यादव के कार्यों की समीक्षा कर ले और कहीं दोषी ठहरा दे। हम डंके की चोट पर ये बात बोलते हैं। ये लोग को तो सिर्फ काम करना नहीं है, गाल बजाना है सिर्फ। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में पिछले कुछ ही दिनों में दर्जन भर से ज्यादा पुल गिर चुके हैं। जनता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन पुलों के गिरने की वजह क्या है? क्या इंजीनियर की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से पुल गिर रहे हैं, या फिर पुल बनाने वाले ठेकेदार के लूट खसोट की नीति के चलते कुछ ही साल में पुल धराशायी हो जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब मामले की जांच होगी। लेकिन फिलहाल पुल गिरने की घटनाओं ने बिहार के पॉलिटिक्स को गर्म जरूर कर दिया है। ऊपर से मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में जिस तरह से हर दिन पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही है, ऐसा लगता है इस पर सियासत अभी रंग बदलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गिरते पुल पर फुल सियासत को समझिए। बिहार में लगातार पुलों का गिरना जारी है। दूसरी तरफ इस पर सियासत भी तेज है। विपक्ष पुल के गिरने को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। सत्ता पक्ष इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लालू तेजस्वी के ट्वीट के बाद अब सियासत और सुलग गई है। आए दिन पुल गिरने की घटनाओं पर बयानबाजी हो रही है। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। आरजेडी सरकार को घेरने का किसी तरह का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और ना ही छोड़ रही। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल निर्माण कार्य पर खड़े हो रहे हैं। निर्माण में इस्तेमाल किए गए सामग्री पर खड़े हो रहे हैं और लोगों की परेशानियों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर संजय झा को लेकर आपको बताएंगे। जब से जेडीयू की कमान संजय झा ने संभाली है, तब से वो लगातार जेडीयू को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। उनका फोकस 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है और यही वजह है कि पटना पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार की तारीफ की, बल्कि उन्होंने कहा कि जिस स्थिति में जेडीयू 2010 में थी, 2025 में एक बार फिर से उसी स्थिति में आएगी।
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे संजय झा ने जेडीयू के भविष्य और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर कह दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। मैंने कहा था मेरा ही दिया हुआ है, टाइगर अभी जिंदा है, यही बोला था मैं आप लोगों को। 2005 के दौर के बिहार की याद दिलाते हुए संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब बिहार की सत्ता संभाली थी तब बिहार की हालत क्या थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे चुनौती की तरह लिया और बिहार को देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। 2005 में जिस परिस्थिति में काम करना शुरू किए इस बिहार का, और 2024 में अभी हम लोग हैं, 18-19 साल का उनका कार्यकाल रहा है, और किस तरह उन्होंने बिहार को देश और दुनिया में कितना बड़ा पहचान दिलवा दिया। जब से नई जिम्मेदारी मिली है, संजय झा पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात दोहरा रहे हैं। साथ ही लोगों को ये भी एहसास दिलाने से पीछे नहीं हटते कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को जब जब लोग ये समझते हैं कि खत्म होने वाला है, तब वो एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ एक नए अवतार में सामने आ जाते हैं। जब लोगों को लगता है कि मैं खास करके कुछ दिल्ली में मैं देखता था मीडिया में कि नीतीश कुमार जी का पॉलिटिक्स अब अंत हो रहा है, हमेशा जब लगे आपको ये बात, समझिए वो नए अवतार में दोबारा फिर बड़े नए अवतार में वो आने वाले हैं। संजय झा की नजर अब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर है, जिसमें पार्टी को एक बार फिर तीसरे नंबर से पहले नंबर पर लाना है। और लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कि 2025 में 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा। नोट करके रख लीजिए इस चीज को। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा लगातार नीतीश कुमार की तारीफ तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनका फोकस पार्टी को मजबूत करने और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकसित राज्य बनाने पर भी है। साथ ही वो इस बात को भी दोहराते हैं कि नीतीश कुमार ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है, वो उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संजय झा के टाइगर वाले बयान को समझाते हैं। संजय झा आगे की रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। जेडीयू में दूसरे नंबर की हैसियत अब उनकी हो चुकी है। लगातार जेडीयू को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनका फोकस 2025 के बिहार चुनाव पर है। नीतीश कुमार की अहमियत को वो समझा रहे हैं। नीतीश कुमार को उन्होंने टाइगर बताया है और टाइगर की तरह जुझारू हैं नीतीश। संजय झा ने ये भी कहा है अगले साल विधानसभा चुनाव पर उनका पूरा फोकस है। पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ कर दी है। 2010 से ज्यादा सीट 2025 में लाने का दावा किया है और इन्हीं रणनीतियों के तहत संजय झा आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं। बढ़ते आगे, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे संजय झा का पार्टी दफ्तर में जोरदार स्वागत हुआ। संजय झा को फूलों से लाद दिया गया। शंख ध्वनि से संजय झा का वेलकम किया गया है। कार्यकर्ताओं के बीच संजय झा ने दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे 2010 से भी बेहतर होंगे। शंखनाद से ये भव्य स्वागत की तस्वीर है जेडीयू के उस संजय की जिनके पटना से दिल्ली तक के सियासी नजरिए पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भरोसा है। फूल मालाओं और मिठाई के साथ ये स्वागत है उस नेता की जिसने बिहार के सियासत की तस्वीर को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत मिलने यानी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार संजय झा पटना पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई था। संजय झा के स्वागत में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी।
अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने संजय झा पर भरोसा जताते हुए संगठन में नई जान फूंकने के लिए उन्हें नई जिम्मेदारी दी, तो उत्साह से लबरेज संजय झा ने भी दावा किया कि इस बार का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 2010 के रिजल्ट से भी बेहतर होगा। 243 में 177 विधानसभा में एनडीए लीड की है। ये सिग्नल है 2025 का, और मैं जरूर ये बता देना चाहता हूँ कि 2025 में 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा। जेडीयू ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए राज्यसभा सांसद संजय झा को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों की पार्टी माने जाने वाले जेडीयू की कमान संजय झा को देकर नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा दांव भी खेला है। पार्टी को नई ऊंचाई पर ले जाने के संजय झा के बयान ने जाहिर कर दिया है कि आने वाले समय में उनका एजेंडा क्या रहने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।